आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। मेरे साथ मौजूद हैं मानूर खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मानूर, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम 13वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और हमारा आज का मौजू है हिर्स और लालच। लालच एक ऐसी चीज़ है कि इंसान के पास सब कुछ होता है लेकिन उसकी ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती। और हिर्स करने वाला इंसान दूसरे शख्स से इतना हिर्स करता है कि उसके बाद वो हसद में मुब्तला हो जाता है। और हसद के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक कौल है कि हसद करने वाले के लिए सिर्फ इतनी सज़ा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो गमगीन हो जाता है। हम लालच और हिर्स से किस तरह बच सकते हैं, ये आज की नशिस्त में हम जानेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊं। हमारे साथ इस वक्त जो यहाँ पे खातून मौजूद हैं, बड़ी मल्टी टैलेंटेड हैं। उनको आपने एज एंकर पर्सन भी देखा होगा, आरजे भी हैं, साथ में डॉक्टर भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राफिया रफ़ीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप ठीक हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। कितना अच्छा लग रहा है आपकी सहरी ट्रांसमिशन में आके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारी दूसरी मेहमान, इनके से आप बहुत सारी फिटनेस की चीज़ें पूछ सकते हैं। फिटनेस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हिना सुहेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हिना, ठीक है? आमीन। आते हैं अपने मेहमानों की जानिब। राफिया, रमज़ान मुबारक चल रहे हैं, एक जगह कोविड भी दोबारा थर्ड वेव आ गई है, क्या हो रहा है आजकल, क्या कर रही हैं आप? अच्छा, एक्चुअली हम लोग का लास्ट रमज़ान भी अगर देखा जाए तो कुछ इसी कोविड वेव के साथ ही गुजरा था। तो अब ये है कि लास्ट रमज़ान में तो हम लोग बहुत सॉर्ट ऑफ पैनिक किया हुआ था, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि एक नई चीज़ है और इसका रमज़ान भी है और मसाजिद का क्या होगा और तरावी का क्या होगा। लेकिन इस रमज़ान में मैंने देखा है कि हम लोग काफ़ी कंट्रोल्ड हैं, सुलझे हुए हैं, समझ में आ रहा है कि कैसे चीज़ें लेके चलनी है। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा शहरी जो मैंने देखा है, थोड़ा सा मैं देखा लोग लीज पुश हो गए हैं, थोड़ा सा उनके अंदर से वो डर शायद निकल गया है। और ये भी कह रहे हैं कि थर्ड वेव बड़ी खतरनाक है और लोग मास्क नहीं ले रहे, कोई एसओपी फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं कहती हूँ सिर्फ एक मास्क आपको कितनी बड़ी चीज़ से, एक छोटा सा मास्क आपको जो 30-35 रुपए का, कितनी बड़ी चीज़ से आपको बचा सकता है। सोचें, लोगों ने अपने, आई हैव लॉस्ट माई मदर टू कोविड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे पता है कि इसका पेन क्या होता है। हम और बहुत सारे मुझे से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये पेन बर्दाश्त किया होगा कि ऑल ऑफ अ सडन आपके घर से आपका एक बहुत ही प्यारा इंसान एकदम से ऐसे इस चीज़ से अफेक्ट होके चले जाना। सिर्फ एक मास्क और थोड़ी सी एहतियात आपको बचा सकती है, आपके घर वालों को बचा सकती है, सोसाइटी को बचा सकती है, आपके लव्ड वंस को बचा सकती है। तो उस एक एहतियात को करने में क्या मुश्किल है? बिल्कुल, ये तो राफिया ने बड़ी अच्छी बात करी और इसके बहुत सारे पब्लिक सर्विस मैसेज भी चल रहे होते हैं। मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है, ये आपको ही बचाएगा, आपके घर वालों को बचाएगा। काम आजकल, क्योंकि आप इतने सारे सेक्टर्स में काम कर रही होती हैं कि बंदा परेशान हो गया, आपसे शुरुआत कहाँ से करें। आप एंकर पर्सन भी हैं, आप बड़े कॉर्पोरेट इवेंट्स भी करती हैं, आरजे भी हैं, डॉक्टर भी हैं, तो क्या आजकल क्या इस हवाले से क्या मसरूफियात? ये सब चल रही है, सब अल्लाह का शुक्र है, सब चल रही है। वो होता है इसलिए बिकॉज हमेशा से मेरा यही होता है कि मैं एक चीज़ नहीं कर सकती, मतलब कर सकती हूँ लेकिन मुझे साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। आई फील अलाइव, मुझे बहुत सारी चीज़ें साथ करने में ना मुझे मज़ा आता है। मुझे लगता है कि यस, घर में बैठ के 5 मिनट 10 मिनट भी मेरे एक्स्ट्रा शहरी निकल रहे हो तो मुझे लगा है टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ करना है इस टाइम में। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि और अल्लाह ताला आपकी एनर्जी इसी तरह कायम व दायम रखे। बहुत अच्छी बात होती है, बहुत कम लोग हमें ऐसे नज़र आते हैं जिनमें इतनी एनर्जी होती है ना। बात आती है जहाँ पर फिटनेस की, वहाँ पर एक तो हर किसी के अंदर इसमें भी हिर्स है। सामने वाले ने अगर वेट जो है वो अपना 6 महीने में कम किया, हम कहेंगे 1 महीने में जाओ जिम में कम हो जाए। फिटनेस की अगर हम बात करें तो इस वक्त में जो सिचुएशन है, आप क्या समझती हैं कि हम किस तरह इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं और क्या एक्सरसाइज इसके लिए कोई अच्छी चीज़ है? बिल्कुल है। जिम जाने से ही आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है। एक्सरसाइज करने से, फिज़िकल कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी हो, अब आप जिम जाएं या फिर घर पे रह के कोई फिज़िकल एक्टिविटी करें, आप वॉक करें, कुछ भी, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में सबसे अहम किरदार अदा करेगी। अच्छा, वो ख़वातीन जो अमूमन घर पे रहती हैं और उनका जिम जाने पे भी प्रॉब्लम्स हैं और ज़ाहिर घर के काम भी करने हैं, वो अपने आप को किस तरह फिट रख सकती हैं? क्योंकि वो होता है घर में जो पकाया फिर खा लो और फिर वेट बढ़ जाता है, उसके बाद फिर ताने भी मिलना शुरू होते हैं, तुम्हारा वजन बढ़ गया है। ऐसी सूरत हाल में जो ख़वातीन घर पे रहती हैं और उनके पास कोई जिम का ऑप्शन नहीं है, वो क्या करें? नहीं, आप जिम में, अब तो सोशल मीडिया पे हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, यूट्यूब खोलें, कुछ भी खोलें, आप इतनी एक्सरसाइजेज हैं कि बाज़ दफ़ा कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या
किसको मतलब किसको हम फॉलो करें और किसको छोड़ दें अगर वो जिम नहीं जा सकती। तो इसके लिए सबसे पहले तो वो अपनी डाइट को अच्छा रखें, मतलब जो उनकी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो उनको डाइट लेनी चाहिए। अगर वो बहुत मोटी हैं तो वो उसके हिसाब से कोई थोड़ी सी रिड्यूसिंग डाइट लें, और अगर वो वेट पुट ऑन करना चाह रही हैं तो वो उस हिसाब से डाइट ये लें। कौन है जो हाँ, जिम में इतने सारे हमारे पास लोग आते हैं, इतनी वो लड़कियाँ weight put इतने on लड़के आते हैं जो कहते हैं हमें वेट पुट ऑन करना है। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों बिल्कुल के साथ हमें गेन issue करना होता है, गेनर्स भी हैं तो साथ साथ रिड्यूसर्स भी। हाँ, उनकी जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा होती है रिड्यूसर्स की। तो ये जो कहते हैं कि जी वो टोटल प्रोटीन्स पे आ जाएं और बॉयल चीजें खाएं, तो ये कितने टाइम तक होता है कि खाती रहने पड़ता अच्छा है? देखें, एक दो चीज़ें जो हमारी स्ट्रेटजी है, समझे, अब अगर नाम लूँ तो गेट स्मार्ट जिम जी, की जो जी। स्ट्रेटजी है वो ये है कि हम वेट रिड्यूस नहीं कराते, हम फैट रिड्यूस कराते हैं। पहली बात तो देखें, जब हम अब जैसे कोई बहुत मोटा है ओब्वियसली उसके पास फैट है, जब आप आहिस्ता आहिस्ता डाइट और एक्सरसाइज के और रेस्ट, तीन चीज़ें बहुत अहम होती हैं हमारे पास ही। सबसे पहले तो आपका रेस्ट, फिर आपकी डाइट, फिर आपकी एक्सरसाइज। बिल्कुल। तो आप जब तक उन चीज़ों को प्रॉपर फॉलो करते हुए आप चलते हैं तो आप ग्रेजुअली अपना जो फैट है उसको बर्न करते हैं। फिर हम जो डाइट कराते हैं उसमें हम हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, कार्ब और फैट हम लो रखते हैं। उससे ऑब्वियसली होता ये है कि जब आप हाई प्रोटीन डाइट करते हैं और लो कार्ब लो फैट डाइट लेते हैं तो आपके पास जो स्टोर्ड फैट है वो बर्न होता है, वो जाके उसको हिट करता है, क्योंकि बॉडी को पावर चाहिए बिल्कुल। जो वो आपके स्टोर्ड फैट से लेती है, इस वजह से वो बर्न होता है और आपका फैट लूज होता है। बिल्कुल जी, और भी बहुत सारे सवाल हैं। जब कोई फिटनेस एक्सपर्ट आता है तो जहन में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बारान रहमत आज न्यूज़ की सारी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का मौजू लालच और हिर्स। मोहसिन भाई, लालच और हिर्स की अगर हम बात करें और हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस्लाम इस बारे में क्या फरमाता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अलहाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने उन लोगों के बारे में इरशाद फरमाया कि जो माल और मता के हिर्स में लगे हुए हों, तो अल्लाह ने फरमाया गफलत में डाले रखा तुम्हें माल के हिर्स ने, यहाँ तक कि तुम अपनी कब्रों में जा पहुँचे। अब कुरान फरमा रहा है कि देखिए, एक होती है ज़िंदगी को गुजारना, और मोमिन का काम यह है बेशक कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे से अच्छा बेहतर बनाए, लेकिन उस माल कमाने में अपनी ज़िंदगी को इतना मगन कर देना कि हुकूकुल इबाद भी वो भूल जाए और हुकूकुल अल्लाह भी भूल जाए और सिर्फ माल और मता कमाने में लग जाए, इसको कहते हैं हिर्स। मुराद ये कि ना वो हुकूक अल्लाह पूरे कर रहा हो, ना वो हुकूक इबाद पूरे कर रहा हो, बल्कि दुनिया के मामलात और दुनिया की तमाम आसाइश को हासिल करने के लिए और माल को हासिल करने के लिए अपने पूरी ज़िंदगी को उस पर वफ़ कर रहा हो, उसे हरीस कहा जाता है। और कुरान ने वाज़ेह तौर पे फरमा दिया कि अलहाकुमुत तकासुर, कि गफलत में डाले रखा है, यानी इंसान सब चीज़ों से गाफिल होकर वो सिर्फ माल के हिस्से में लग जाता है, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, और फिर एक वक्त आता है कि वो माल कमाते 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 कब्र तक पहुँच जाता है, यानी मौत सामने अगर आती, बोलते हाय मेरा वक्त ऐसे गुजर गया, पता ही नहीं चला मुझे। अच्छा मोहसिन भाई, लेकिन जो इस वक्त का दौर है, माजरत के साथ में किसी एक बंदे को या किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, हमें ज़्यादातर लोग ऐसे ही नज़र आते हैं, चाहे वो बड़े लेवल पे हो, चाहे वो छोटे लेवल पे हो, चाहे वो एक टैक्सी चलाने वाला हो, चाहे हमारे सियासतदान हो, तो सभी इस वक्त पैसा कमाने में और जायदादें बनाने में लगे हुए हैं। ये तो नहीं, बात ही नहीं। आप अल्लाह के रसूल की हदीस देखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो जंगल माल से भरे हुए हों तो इंसान की ख्वाहिश होगी वो तीसरा जंगल भी जो वो माल से भरा मुझे मिले। बिल्कुल। फिर हुज़ूर ने फरमाया कि इंसान का जो पेट है, यानी इंसान की ख्वाहिशात का पेट से मुराद इंसान की जो ख्वाहिशात हैं, क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो अब वो जो अनलिमिटेड वांट्स है ना, जो चाहत है, उस ख्वाहिशात को सिर्फ हुज़ूर ने फरमाया कि कब्र की मिट्टी भर सकती है और कुछ नहीं भर सकती। तो इंसान की ख्वाहिशात तो लामहदूद हैं,
वो अगर क्या ना कि एक गाड़ी है तो वो क्या मैं लैंड क्रूजर ले लूँ, जब लैंड क्रूजर ले लेगा उससे अच्छी गाड़ी ले लूँ, तो इंसान की ख्वाहिश कभी नहीं होती। तो क्या ये चीज़ ठीक है? नहीं, फिर मैं आपसे कहूँ, देखें बात है अल्लाह ताला ने जो उसको नेमत दी है ना, उसको कल हम बिल्कुल उसका शुक्र अदा लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, जो तुम्हें नेमत मिली उसका शुक्र अदा करो। हाँ, तलब करना है, ख्वाहिश करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन फिर वही बात कहूँगा कि ख्वाहिश में लग कर अल्लाह के हकूक़ को भूल जाना या अपने हुकूल इबाद को भूल जाना, यानी माँ और बाप परेशान हो, बहन बेटी परेशान हो और तुम दुनिया कमाने में लगे हो, ये बड़ा दीन नहीं। ये पॉइंट इस वजह से है कि ठीक है, आप इंसान को होता है कि खूब से खूब तर की तलाश को बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत से लोग नाजायज़ रास्ता जो है वो अख्तियार कर लेते हैं, बहुत से लोग अच्छे बुरे की तमीज़ भूल जाते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ जो है वो गलत है। राफिया, मैं इसी पॉइंट पे सॉरी बात कर रहे थे, बहुत सारे हमारे यहाँ पे ऐसे भी लोग होते हैं जिसे वो हकूक़ुल इबाद इसलिए नहीं पूरे कर पा रहे होते हो क्योंकि उनको उन्हीं अपने बच्चों का, अपने घर का कमाने के लिए उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ता है, या उनको इतना वक्त ऑफिस और इन चीज़ों में देना पड़ता है कि वो अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाते, अपने माँ बाप को वक्त नहीं दे पाते, अपने स्पाउसेस को वक्त नहीं दे पाते, तो वो एक तरह से हकूक़ुल इबाद हो गया ना, तो उनका वो लेकिन अब उनका कमाना भी इम्पोर्टेंट है, वो कमा भी उन्हीं के ले रहे हैं, तो क्या ये भी लालच और हर्ष? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल, ये तो सवाल आपने जो किया। देखें, औलाद के हुकूक पूरा करने में, माँ बाप के हुकूक पूरा करने में अगर वो अपनी ज़िंदगी इसको सर्व कर रहा है और वाक़तन वो इसीलिए कर रहा है कि मैं अपने बच्चों के हुकूक को पूरा करूंगा, अपने माँ बाप के हुकूक को पूरा करूंगा, ऐसा ना हो कि मैं इतना ना कमा पाऊँ कि मेरे बच्चे किसी के दर के सवाली हो जाएं या मेरे माँ बाप बेचारे भूखे रह जाएं, तो वो चीज़ लालच नहीं कहलाएगी, बल्कि वो अपने माँ बाप के हुकूक पूरा करना कहलाएगा। भले वो 8 घंटे की या 10 घंटे की नौकरी कर रहा हो, लेकिन उसमें ये भी बात भी कि हुकूक इबाद पूरे करते करते हुकूक अल्लाह को ना भूल जाए, कि वो दोनों चीज़ों को मतवाजन लेके। और उसमें फिर राफे ये बात भी आ जाती है ना कि जाहिर है अब जो कमा रहा है वो पैसे भी भेज रहा है, तो ये एक तरीके से जाहिर पैसे उनके अच्छाई के लिए भेज रहा है कि उससे उनकी मेडिसिन आएंगी, तो ये तो एक चीज बिल्कुल ये अपनी ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, बट वो ये होता है ना कि आपके बच्चों को भी बाप की ज़रूरत होती है, वालिदैन को भी अपने बच्चे देखने की ज़रूरत, मतलब एक ये नीड है। हाँ, लेकिन तो वो चीज़ पूरी नहीं हो पाती, तो इसमें अगर आप मुझसे जवाब देने में अगर आप देखिए, बात पता है क्या, माँ बाप दोनों जो है ना रिस्पॉन्सिबल है। एग्जैक्टली, ऐसा नहीं है कि अगर बाप बाहर कमा रहा है तो औरत को क्यों फरमाया कि औरत को घर की मलका क्यों बनाया, इसलिए बनाया कि अगर बाप बाहर कमा रहा है तो तुम्हें घर देखना है, तो तरबियत दोनों की जरूरत है। बाप का काम है घर से माल कमा के लाना और माँ का काम है उन बच्चों की बात करना, चाहे उसकी सगी माँ हो या सास हो, दोनों को माँ का हुक्म दिया, ससुर को बाप का हुक्म दिया, तो बात इतनी सी है। वो अगर बेटा हुकूल इबाद पूरे करा तो इसकी बहू या इसकी जो बहन या इसके घर वाले वो हुकूल इबाद इस तरह पूरे करें। बिल्कुल जी, हुकूक इबाद के बारे में तो ये है कि हकूक अल्लाह ताला माफ़ कर सकता है, लेकिन हुकूक इबाद जो लोग पूरे नहीं करते उनके लिए माफ़ी नहीं है। तो हुकूक इबाद हमने अपने टॉपिक्स में भी कई दफ़ा डिस्कस किया है और इंसान को हुकूक इबाद तो पूरे करते रहने चाहिए। राफिया, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं तो पहले मैं आपसे ज़रा कुछ मेडिकली बातें कर लूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये जो हमारे डेंटिस्ट बिल्कुल नहीं, मुझे पता है, नहीं मुझे बिल्कुल पता है। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम आती है अमूमन कि लोग, मैंने पहले भी काफ़ी लोगों से पूछा है कि लोग डेंटल सर्जन के पास तब जाते हैं जब काम पूरा मुक चुका होता है या उनके दांत अंदर से ख़राब हो चुके होते हैं। रीजंस कि ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। ओके, इसमें 2-3 अप्रोचेस हैं। एक तो आप अपनी हेल्थ को लेके, जैसे कहते हैं ना हम प्रोएक्टिव हो अपनी हेल्थ को लेके, वो हम नहीं होते। अगर हम सिर्फ दांतों की बात नहीं, हम किसी भी चीज़ की बात करें, आपके पेट में दर्द हो रहा है या सर में दर्द हो रहा है, आप इग्नोर करेंगे या दवाई खा लेंगे ऐसी, जैसे हम कहते हैं ना होम मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन, और उससे काम चल गया। हम हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को सिर्फ तब कंसिडर करते हैं जब सिचुएशन हमें लगता है कि हमारे हाथ से आके निकल गई। अच्छा, दांतों में तो ये है ना कि सिचुएशन बहुत टाइम बाद जब पूरा खराब होता है, पेट में 1 से 2 दिन दर्द होगा तो बंदा कहेगा चलो मोहल्ले किसी डॉक्टर को दिखा दो, एटलीस्ट वो डॉक्टर है। एग्जैक्टली। लेकिन दांतों का ये होता है कि जब तक पूरे अंदर से खराब ना हो जाए तब वो सारी लौंग नहीं रख लेता, सारी दवाइयां नहीं रख लेता, जो पड़ोसी ने बताई थी वो नहीं कर लेता, सब कुछ वो नहीं कर लेता। उसके बाद जब उसको, क्योंकि एक स्लो प्रोसीजर है, देखिए पेट में आपको दर्द होगा तो वो एक एक्यूट चीज होगी, वो आपको फौरन से आपकी शक्ल पे आ जाएगा। अब जब आपके दांत में हल्का फुल्का दर्द या सेंसिटिविटी शुरू होगी, क्योंकि वो इस तरह स्लो प्रोसेस है, ओवर द मंथ्स और ईयर चलता है, तो इंसान वैसे बैठ जाता है, कुछ नहीं होता, मैं ये खा लेता हूँ, ये इस तरह से खाना छोड़ देता हूँ, इस तरह की बातें वो सोच के गुजारा कर रहा है। इट्स मोर लाइक अ गुजारा करना। जब बात बिल्कुल हाथ से निकल जाती है और वो डेंटिस्ट के पास पहुंचता है, डेंटिस्ट कहता है ये आपको दर्द करते है, वो 3 साल से हो रहा है,
3 साल से हो रहा है और आप आ जाए हैं। अगर आप 3 साल में पहले आ जाते, मतलब आप दूसरे तीसरे महीने आ जाते, तो हम शायद इस दांत को बचा सकते थे, लेकिन अब आए हैं तो उसका तो हाल ही खराब है। अच्छा, ये वैसे ट्रीटमेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है ये डिपेंड करता है। वैसे कहते हैं एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसके जो मटेरियल्स और इसकी जो चीज़ें हैं हमारे अपने यहाँ पाकिस्तान में बहुत लोकली जो है वो कम बनती है। तो हम लोग कितने दिन बाद नॉर्मली एक आदमी अगर डेंटिस्ट के पास जाए जस्ट चेकअप कराने, क्योंकि कोई नहीं जाता, कुछ लोगों के अलावा, मैं ज्यादातर मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, कितने टाइम बाद चले जाना चाहिए तो आप बचे रहेंगे? 6 मंथ में एक अगर छोटी सी भी कहीं कैविटी, कीड़ा जिसे हम कहते हैं, छोटा सा भी कहीं डेवलप हो रहा होता है ना, तो हम उसे वहीं रोक लेते हैं। अगर हमने उसको ज्यादा टाइम लिया, 6 महीने इज अ गुड गैप। उसमें आप अपने दांतों की सफाई भी 6 महीने के बीच में करा सकते हैं, और आप 6 महीने के बाद एक थॉरो चेकअप भी करा सकते हैं कि कहीं कुछ शुरू तो नहीं हो रहा, हम उसको पहले ही रोक लें। हमारी प्रिवेंटिव अप्रोच नहीं है, हम लोग मेंटली भी प्रिवेंटिव अप्रोच में नहीं है। हम बहुत सारे लोग जो है वो अगर हम ये लालच और हिर्स की बात कर ले तो बस ही ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, अभी पैसा आ रहा है सब कुछ ले लो। फिर जब एकदम से हमें लगता कब है, जब पैसे आना बंद हो जाते हैं। जिस तरह कोविड से बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए क्योंकि उन्होंने सेविंग्स नहीं किए हुए थे। सेविंग्स इसलिए नहीं किए हुए थे कि ये भी लेना है, ये भी लेना है, क्योंकि आ रहा था। चलिए कोविड पे भी मैं आऊंगा, कोविड पे भी मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये तमाम उन लोगों के लिए हैं कि भाई जो बोलते हैं कि ये जो है एक्सपेंसिव है, ये एक्सपेंसिव तब होता है जब आप एंड में पहुंचते हैं। अगर आप 6 मंथ से कराते रहे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई इतना ज़्यादा महंगा पड़ेगा, है ना। SOPs किस तरह फॉलो हो रही हैं जिम में, किस तरह आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, क्योंकि पहले जिम बंद कर दिए थे एक लंबे पीरियड के लिए, और जिससे इस इंडस्ट्री को लॉस भी बहुत हुआ था, बहुत सारे ट्रेनर्स, जिम ओनर्स, बहुत से जिम बंद हो गए थे। SOPs फिर खोला गया, तो SOPs का ख्याल किस तरह आप लोग रखते हैं? SOPs फॉलो हम करते हैं, जैसे हमारा मेंबर एंटर होता है जैसे ही, तो हम उसको डिसइंफेक्ट करते हैं, डेटॉल का स्प्रे करते हैं, उसका ब्लड प्रेशर, शुगर, ये रेगुलर बेसिस पे चेक किया जा रहा है। इसके अलावा मास्क, सबसे पहले मास्क अगर उसने नहीं लेकर आता तो उसको खुद प्रोवाइड कर देते हैं कि जी आप मास्क के साथ जाएं। इसके अलावा जिम के अंदर जो SOPs फॉलो होती हैं वो तकरीबन हर 45 मिनट्स बाद एक स्प्रे होता है जिसको जो डिसइंफेक्ट किया जाता है। अगर हम जिस मशीन पे देख रहे होते हैं कि जहाँ ज़्यादा लोड है या ज़्यादा लोग हैं तो फिर उसको बार बार डिसइंफेक्ट किया जाता है। टॉवल अलग लिया जाता है, टॉवल मस्ट है, टॉवल के बगैर एक्सरसाइज करने ही नहीं दी जाती। ठीक है। अच्छा, ट्रेनर जो होता है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे यहाँ जो लोकल सतह पे जिम खुले हुए होते हैं, अच्छी जगहों पे तो ट्रेनर्स होते हैं, लेकिन जो लोकल सतह पे जिम खुले हुए होते हैं उसमें ये होता है कि जी वो बच्चा जाता है, वो एक खड़ा हुआ होता है स्टार्ट टाइप, और बताया ये लगा लो, ये लगा लो, इस तरह मार्क कर लो। ये कितना नुकसानदेह होता है? क्या एक्सरसाइज करने के लिए ट्रेनर ज़रूरी होता है, या आप बस ठीक है कर लें खैर है? क्योंकि मैंने सुना है कि अगर कोई मूव गलत हो जाए तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है, बहुत बुरा जर्क या फिर बहुत सारी कुछ इंजरी भी हो सकती है आपको उससे, अगर आपको पता नहीं है। अगर आपको पता है, आप करते आ रहे हैं एक्सरसाइज और आपको पता है कि हाँ भाई ये एक्सरसाइज ऐसे होती है, इसका ये एंगल है और इतने वेट से मुझे इस वक्त ये एक्सरसाइज करनी है। नहीं वो तो चले उनके लिए ना जिन्होंने की है, मैं बात कर रहा हूँ बिगनर्स की, जो 16-17 साल की उम्र के शौक वाले बच्चे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो अंडर ट्रेनिंग आप ट्रेनर के हों, आपको कोई सुपरवाइज कर रहा हो, आपको कोई देख रहा हो, वरना उसके बगैर आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। और जो हमारे स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं हमारे, हाँ वो जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको पहले दिन ही होता है हम जाएंगे हमारे बड़े बड़े मसल्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि बहुत सी इंजरीज भी होती हैं, बहुत से नुकसान भी होते हैं। ये कहना कि हैवी वेट से या लाइट वेट से, ये भी हम इनसे पूछेंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो अपने अंदर से अगर हिर्स और लालच ख़त्म करना है तो उसका कोई वजीफ़ा है, कोई तरीका है? क्योंकि अब हर इंसान तकरीबन ऑलमोस्ट कुछ को हटा के ज़्यादातर लोग तो आपको इसी तरह नज़र आते होंगे। बिस्मिल्लाह, जो आपने सवाल किया ना कि माल कमाना, देखिए माल कमाना इस्लाम ने मना नहीं फरमाया। बिल्कुल, ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए आप माल कमाएं, कोई वो नहीं है, ताकि आप किसी के मोहताज ना हो। किसी के आगे हाथ फैलाना भी अल्लाह के रसूल ने क्यों फरमाया कि लेने वाले हाथ से बेहतर देने वाला हाथ है। लेकिन अब आप इस बात को ये देखिए कि आपने कहा कि माल तो कमा रहे हैं, हुज़ूर ने फरमाया 3 तरह का माल है। 3 तरह का माल है जो इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल। तो याद रखें 3 तरह के माल होते हैं। एक माल वो जो खा लिया, ये तो इसका अपना है, जो आप खा चुके हैं ना वो समझे आपने अपना माल था कि आपने खा लिया। एक माल वो जो इसने पहन कर पुराना कर दिया,
और तीसरा माल वो है जो इंसान ने बनाया तो है लेकिन वो माल उसका नहीं है, जब वो जाएगा फिर दूसरे उस पर मज़े कर रहे हों। तो अब ये सोच ले कि किस माल के साथ इसने कितना इंसाफ किया। और रहा वजीफ़े की बात, मैं फिर आपसे बात कहूँगा, इंसान को ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। अब क्या कैद खाने से क्या मुराद है कि जो हुक्म आ गया है वो अल्लाह ताला के हुकूक बात को पूरा करते हुए वो काम आपने करने हैं। और जो आप माल कमा रहे हैं इस तरह कमाएं कि हुजूर ने फरमाया है कि एक शख्स माल कमाए, हक के रास्ते से कमाए और हक के तरीके से कमाए तो वो माल उसको फ़ायदा देगा। लेकिन एक शख्स माल कमाए, रास्ता भी गलत चुने, तो फिर याद रखिएगा वो माल उसको शेयर नहीं करेगा। यानी कि वो माल तो कमा लेगा लेकिन ना उस माल में बरकत होगी, ना उस माल को वो बचा सकेगा। अच्छा मोहसिन भाई, मुझे इधर एक पॉइंट ये बताएं कि मैंने पहले भी किया था, थोड़ा मुझे रिकॉल कर बताइएगा मैं सही बोल रहा हूँ गलत, कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारा रिस्क, हमारी दौलत ये पहले ही लिख दी जाती है। अच्छा, ये बिल्कुल अच्छा सवाल क्या है, लिख तो जाती है लेकिन तरीका आपने इख्तियार करना ये होगा। उसी तरफ मारता हमारा पहले से फिक्स हुआ होता पूरा अकाउंट कि इतना हमारे अकाउंट में जिंदगी माना है, मौत, जिंदगी, रिस्क, अल्लाह ने सब लिख दिया। तो जिसने 2 नंबरी करके पैसा कमाया वो अगर सही चलता तो भी उतना बिल्कुल ऐसे, उतना क्या कमाता अल्लाह उसमें, इतना भी कहा तो अल्लाह उसमें और बरकत दे देता। माल तो मिलना था उसको लेकिन रास्ता अल्लाह ने बंदे को इख्तियार खुद दिया है। राइट और मिसाल के तौर पर मैंने फिर एक पहले भी आपके सामने रखा था कि मुझे फारूक साहब से पूछा गया तो तकदीर क्या है, तो आपने फरमाया कि तुम अपने एक वक्त में दोनों टांगे नहीं उठा सकते, एक टांग उठा सकते हो। तो इख्तियार अल्लाह ने तुम्हें दिया है, मुराद ये कि जो तुम कर सकते हो वो तो करो, रास्ता तुम्हारे सामने, चाहे हलाल तरीके से कराओ कमाओ या हराम तरीके से कमाओ, रिस्क तो अल्लाह तुम्हें देगा, कहीं से भी देगा, लेकिन नज़रिया, तहकीक, कोशिश तुम्हारी अपनी है, तब तुम कामयाब हो। ये उन तमाम लोगों के लिए जी जो शायद सब बहुत पैसा कमा के बैठे हैं और किस किस तरह उन्होंने कमाया होगा, आपके नसीब में था लेकिन आपने रास्ता ऐसा सेलेक्ट कर लिया और आपको पता है कि जिसने भी इस तरह का हराम कमाया है या जिस तरह भी कमाया है तो उसके साथ आखिरत में क्या होगा, ये हमारी निशिस्तें देखते रहेगा, आपको पता चलेगा। जी एक बात ही कहूँगा, देखिए बात नहीं, इंसान कमा तो लेता है लेकिन यकीन माने ये दुनिया में हम आपके और मेरे तजुर्बे में गए कि जब बंदा चला जाता है बच्चे रुल रहे होते हैं कि भाई ये माल, वो कहता है हाँ ये मेरा माल, हाँ ये मेरा माल। यकीन माने ये माल, वही हदीस हुज़ूर ने फरमाया कि थोड़े माल कमाओ यानी थोड़े पे राजी हो जाओ तो अल्लाह तुम्हारे थोड़े अमाल पे राजी हो जाए। और आप रुलवी वाली बात बच्चे, लेकिन आपके जाने के बाद आपके बच्चे जो एंजॉय कर रहे हैं तो उससे आपको क्या फायदा मिल रहा है, कब्र में तो आपकी औलाद पड़ रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राफिया, क्योंकि आप I like the approach, ये जो भी आपने कहा ना कि आपके बच्चे एंजॉय करें, इसमें आपका क्या, आप तो कब्र में आपको तो सारे मिल रहे हैं, तो कितनी अपनी क्यों दौलत खराब कर, अपनी क्यों आखिरत खराब करें। राफिया, आप क्योंकि बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट इवेंट्स करती हैं और अभी कोरोना की वजह से बंद हुए हैं, ठीक है, आपका जैसे सोर्स ऑफ इनकम मुझे पता है, मैंने कहा था मल्टी टैलेंटेड है, इधर से भी उधर से भी, ठीक है, अच्छी बात है, जायज़ कमा रही है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इवेंट से ही कमाते थे, जिसमें इवेंट मैनेजमेंट की वो होती है, कंपनीज होती हैं, फिर डेली वेजेस वाले होते हैं, उनको किस तरह देख रही हैं आप, क्योंकि आपका ये एक एरिया है, इस वजह से आपसे सवाल बनता है। एग्जैक्टली, मैं एक्चुअली इस पर ज़रूर बात करूँगी बिकॉज मैंने जो बहुत सारे लोगों को सफ़र करते देखा है। हमें हमेशा से ना बचपन से एक बात सिखाई गई थी और मैं आज भी सबको ये कहती हूँ कि कभी भी अपने सारे, जैसे कहते हैं, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ठीक है, ये एक तरीका है, ये एक असूल है ज़िंदगी गुजारने का। और स्पेशली अगर आप ब्रेड विनर है अपनी फैमिली की और इकलौते ब्रेड विनर, जिस तरह बहुत सारे लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी सफ़र करें, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ एक ही उसके ऊपर लगाया हुआ है, उन्होंने कोई साइड इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए हुए, तो हाँ दे आर गोइंग थ्रू टफ टाइम। लेकिन राफिया, बहुत से हमारे मुल्क के हालात आपको ही पता है, मुझे ही पता है, हमारे यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे आज कमाएंगे आज खाएंगे, वो वाली मिसाल है। इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स तो नामुमकिन बात है, अगर किसी को 15,000 रुपए कमा रहा है, उसके 3 बच्चे हैं, कहाँ से सेविंग होगी? उनके लिए क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ, क्योंकि जो हमारी फील्ड से रिलेटेड लोग होते हैं, इनके लिए ना तो ऐसी कोई एनजीओज हैं, हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं ऐसे कई कि जिनको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, नकवाला जीन और ये इस तरह के बहुत सारे रहे, और फिर वो हमने देखा किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ना कुछ बनाया हुआ है, ना हमारे पास कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स है कि हम उनकी मदद कर सकें। पर हमारे पास रॉयल्टीज़ का भी तो नहीं है ना। देखिए, हमारे जब हम बाहर के ये सब कुछ देखते हैं, मीडिया और इस तरह की चीज़ें, उनकी रॉयल्टी होती है, उनका एक गाना या उनका एक सीरियल या उनका एक चीज़ जो है वो चल गई और वो जितनी बार चलेगी इनको रॉयल्टी मिलेगी उस चीज़ की। सो वो कहते हैं ना कि एक चीज़ बना ली और उस पर ज़िंदगी भर उन्होंने बैठ के खाया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, वन। और दूसरा, ये जो आपने बात की है कि कैसे ये लोग गुजारा कर रहे हैं, तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ इवेंट मैनेजर्स,
किसी ने फ़ोन कर दिया, राफिया इतने पैसे चाहिए, हेल्प कर दो, इतना वो चाहिए, हेल्प कर दो। अब आप हेल्प ही कर सकते हो ना, आज आप उनकी हेल्प कर रहे हो, कल उनका इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप इसी तरह मिल मिला के अल्लाह ताला आपको नवाजता है। बिल्कुल, हाँ एग्जैक्टली। तो हम लोग इसी तरह एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लेकिन आप समझती हैं कि कुछ इस तरह गवर्नमेंट लेवल पे होनी चाहिए चीज़, स्पेशली जो हमारी फील्ड है, क्योंकि अब हमारी फील्ड अगर हम बात करें मीडिया, तो ये बहुत बड़ी फील्ड है। ये नहीं है कि एक चैनल था तो अब बहुत सारे चैनल्स हैं, इनके लिए कुछ होना चाहिए, खास तौर पे जो सीनियरिटी पे आते हैं। हम देखते हैं कि जी सीनियर हुआ, रिटायर कर दिया, निकाल दिया, उसके बाद वो बेचारे कहीं ठेला लगा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। अच्छी बात है अगर ठेला लगाना भी, कोई मैं उसको कोई बुरे उसमें नहीं कह रहा, लेकिन वो जो उनके एक लेवल था और आज वो बेचारे इस तरह जी रहे, होना चाहिए। आप समझते हैं? बिल्कुल होना चाहिए। और एक चीज होती है ना, जैसे पेंशन्स कहते हैं कि जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको एक पेंशन मिल रही होती है, तो नहीं वो अच्छी जगहों और ऐसे नॉन गवर्नमेंट जगहों पे भी होता है, ऑफिसेज में भी होता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास मीडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। उसके लिए आपको मल्टीनेशनल्स या गवर्नमेंट लेवल पे तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन आपको मीडिया में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। हमारे यहाँ पे मैं बाहर की मीडिया की बात नहीं करी, दे हैव देयर सपोर्टिंग सिस्टम, लेकिन वी डोंट हैव इट। हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक इस हवाले से कुछ किया नहीं है। लेकिन मैं रिसेंटली सुन रही हूँ कि फवाद चौधरी साहब काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने रॉयल्टीज़ के ऊपर भी बात की है। अल्लाह करे जी, अल्लाह करे कुछ इस तरह की चीज़ आए, क्योंकि बड़ा अफसोस होता है देख के, और सच बताऊँ तो डर भी लगता है कि जब आप किसी बहुत सीनियर आर्टिस्ट को देखते हैं कि बेचारा अभी बड़ी परेशानी में है, तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में भी आती है ये चीज़। ठीक है, अब हम लोग क्योंकि थोड़े स्मार्ट हो चुके हैं और हम शायद अपनी पीछे सेविंग करके रख लें, लेकिन जो बेचारे लोग अभी इस तरह के हैं, ENG स्टाफ में होते हैं, इनके लिए गवर्नमेंट को ज़रूर कुछ करना चाहिए। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमारा सहरी का दस्तरखान लगा हुआ है और हमारे मेहमानों ने ऑलमोस्ट सहरी कर ली है। राफिया, नहीं आप पिए, बिल्कुल पिए। राफिया, कैसी लगी आपको मखनी दाल, ये बताएं। बहुत मजे की, बहुत गाढ़ी, क्योंकि दाल यूजुअली इतनी गाढ़ी होती नहीं है। और लिटरली हम बात कर रहे थे कि इस दाल में हम थोड़ा सा गोश्त मिला दे तो हलीम बन जाएगा। इतनी मजे की थी। हिना, कैसी लगी आपको? बहुत मजेदार, लस्सी भी अच्छी, थैंक यू जी, बहुत मजेदार, पक्की बात है, बहुत अच्छी लगी। और लस्सी तो आपने ट्राई की नहीं? ट्राई कर लेती हूँ मैं। अच्छा, ये जो हमारा सेगमेंट होता है ना, इसमें हम थोड़ा लाइटर मोड भी रखते हैं, हर किसी का बचपन जानने की कोशिश करते हैं। राफिया, वो ना ही जाने तो अच्छा नहीं, मतलब ऐसा क्या हो गया बचपन में जो आप नहीं चाह रही कि हम जाने? नहीं, वो मुझे पता है कैसे स्किप करना है। कैसा गुजरा बचपन, कितनी शरारती थी आप, क्या क्या शरारतें की आपने, ये बताएं। अच्छा, पता है मैं अब बच्चे देखती हूँ ना तो मैं कहती हूँ हम कितने शरीफ थे। हम लोग बाकी में बहुत शरीफ थे। हमारी अम्मा एक बार यूं देख लें तो हमारी तो जाने निकल जाती थी ना, कि मतलब बिल्कुल सीधे हो जाना, आवाज भी नहीं निकलनी, हाँ सांस भी रुक जाना कभी कभी। तो अब तो हम किसी को यूं देखे तो व्हाई यू लुकिंग एट मी लाइक दिस, मतलब हमारे बच्चे अब ऐसे सामने से बोलते हैं। वैसे हम पर्सनल लेवल पे बड़े शैतान थे। वो क्या शैतानियां थी वो बताएं ना आप अपनी। बहुत ऐसी मतलब होती है ना। हाँ। देखिए, अब ये नहीं बोलेगा बेल बजा के भागती थी, बहुत कॉमन है ये तो, बहुत कॉमन है, सबने किया है। Exactly. कुछ नया, कुछ ऐसा मोमेंट के अब सोचे तो हंसी आती है यार, ये भी कर गए थे, कुछ ऐसा बताएं ना। मैं मेंशन ऐसे बहुत सारे थे, ऐसे बहुत सारे, ऐसा हो जो ऑन एयर जा सके वो बता दें। ऐसा कोई ऐसे में एक्चुअली जब किसी के लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट क्रिएट करते थे ना, तो ऑब्वियसली वो एक बड़ा मजे का इवेंट होता था। तो मैंने बड़े ऐसे एम्बैरेसिंग मोमेंट लोगों के लिए क्रिएट किए, क्योंकि वो मेरे लिए शैतानी होती थी और उनके लिए एम्बैरेसमेंट होती थी। तो मैं चाहूंगी मैं इस पे बात नहीं करूं, बट समझे कि हम बहुत शैतान थे, बहुत शैतान थे। ये जाएंगी तो इनको एक अवार्ड देंगे मरहबा की जानिब से कि आप बहुत शैतान थी। ना आप कितनी शैतान थी, मुझे नहीं लग रही आप शैतान हो। नहीं, ये तो अभी तक नहीं, क्यों? ये तो मैंने ऐसे ही बोला था, कुछ तो शैतानियां क्यों होंगी आप में? नहीं, इतनी खास नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तंग करना, छेड़ के भाग जाना वहाँ से, बस। शरारती इतनी नहीं थी आगे वाली। अच्छा, अभी माशाल्लाह आपके कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। तो आपसे डरते हैं वो? बच्चों पे रोब है आपका? रियली? बहुत ज़्यादा। तो ये किस तरह से? अमूमन अम्मियों का रोब नहीं होता इतना, मैंने देखा है। नहीं, असल में सुहेल नहीं करते बिल्कुल भी। वो इतना ज़्यादा फ्रेंडली हैं कि वो फिर अक्सर होता है कि वो मुझे ही आवाज़ दे रहे होते हैं, हिना हाँ देख लो आगे, जरा देखना ये क्या अपने बच्चे संभालो। तो वो अक्सर होता है। और मतलब ये स्ट्रेटजी उन्होंने मुझे सिखाई है कि एक थोड़ा हल्का हाथ रखे तो दूसरा थोड़ा स्ट्रिक्ट रहे। मैं बताऊं, ये जो आपके हस्बैंड है ना सुहेल भाई, ये उनकी टेक्निक है। ये नहीं है, ये खुद बच जाते हैं। ये बच्चे जो है ना अमूमन देखें क्यों अगेंस्ट होते हैं फादर के, क्योंकि फादर डांटते हैं, यही रीजन है। और क्या रीजन है?
अब वो उन्होंने स्ट्रेटेजी बदल दी। उन्होंने और ये आपको बुरा बना दिया। ये स्ट्रेटेजी अच्छी है कि बच्चों को ये होता है कि ये नहीं मानेंगी अम्मी, अब जाके अब्बू से मनवा लो, ये तो अच्छा। बात मानेंगी नहीं। लेकिन सुहेल का असल में उनका भी ना, आपको पता है कि वो कितने बिजी रहते हैं, तो वो कहते हैं मैं जितनी देर बैठ रहा हूँ अब मैं उतनी देर भी बच्चों को डांटता रहूँ ना तो अच्छी बात नहीं, या मैं कुछ बोलता रहूँ। अव्वल तो हमारी बच्चों के मामले में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस होती नहीं है कि इन्होंने ये किया वो किया। उन्होंने कहा जी ये आपका मसला है, आपको जैसे डील करना है आप करो, मुझे नहीं पता। हाँ, अगर कोई ऐसी बात होती है बच्चों की जो हाँ भाई ये बतानी अब्बा को जरूरी है तो फिर जाती है शिकायत। राफिया आपके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। हाँ माशाल्लाह। 2 बच्चे हैं, मैंने छोटे तस्वीरों में छोटे देखा भी, लेकिन है। हाँ। तो वो वैसे किससे डरते हैं, आपसे ज्यादा है या आपके हस्बैंड? वो तो वैसे बड़े शरीफ आदमी हैं, अभी उनको मुफ्ती साहब ने रजिस्टर्ड शरीफ कह दिया, रजिस्टर्ड हो नहीं, गए। वो वाकई में बेचारे वो मुझे कभी कभी, अच्छा मैं बहुत Strict है। मैं कभी बहुत लीनियंट हूँ, कभी बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। अच्छा मैं दो, बट माय हस्बैंड इज वेरी वेरी लीनियंट। बिल्कुल सोहेल भाई वाला काम है उनका ना, बिल्कुल। वो कहते हैं कुछ कि नहीं मैं अच्छा बना रहा हूँ, और शरीफ जो आदमी है ना। डांट वाट का काम है ना वो अम्मा देख लें। तो मैंने ना दोनों अपने वो रखे हुए, जब मुझे उनसे खेलना होता है तो मैं उनके साथ खेलती भी हूँ, और जब मुझे उन्हें डांटना होता है तो मैं उनके साथ डांटती भी हूँ। ये और बात है कि वो मेरे रोब में ज्यादा आते नहीं हैं। वो उसका रीजन ये है, वो अपनी अम्मी को टीवी पे देखते हैं, इतना मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। अच्छा मेरे बच्चे के जहन में शायद ये होगा कि लोग समझते होंगे कि मैं टीवी बड़ा खतरनाक आ रहा होता हूँ, मेरा बच्चा मुझसे बिल्कुल नहीं डरता। ये मेरे लिए बड़ी बाइस शर्म बात है कि मेरा बच्चा मुझसे डरता ही नहीं है। मतलब शायद बाहर लोग डर जाए, घर में कोई वो ही नहीं है। नहीं, ये अच्छी बात है। हाँ वो नहीं डरता। अगर वो अक्सर लोग लड़का है ना बाहर तो वो शेर अच्छी होते हैं और बात घर है, में बिल्ली होते हैं। हाँ। क्योंकि लड़कों की जब बाप से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, उनसे फ्रैंक हो जाते हैं, तो फिर उनको बाकी बाहर दोस्त बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सुहेल का भी यही है कि वो अपने बच्चों से इतना ज़्यादा अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग उन्होंने कायम की हुई है कि वो बच्चों को ज़रूरत नहीं पड़ती उन्हें जो भी प्रॉब्लम, जो कि बड़ा बेटा माशाल्लाह 21 साल का है हमारा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो हमेशा हर बात अपने अब्बा से शेयर करता है सबसे पहले, उसको कुछ भी होता है, क्योंकि वो रहता भी बाहर है। तो ये अच्छी चीज़ है, वैसे होना चाहिए। आप में से कोई इकलौता तो नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये इकलौती है, इनके बड़े फायदे हैं इस बात से। इनको ना डांट पड़ी ना इनको मार कुछ पड़ी। भी नहीं हुआ होगा, कभी डांट वर्ड सुना है? जुल्म आप पे ऐसा हुआ हो? कभी बहुत रेयरली। हाँ ऑब्वियसली कहाँ। वरना ये जो एक वाले होते हैं ना, इनके बड़े मजे होते हैं। मजे होते बिगाड़ने में हाथ मेरे अब्बा का ही है। वो जो मैं टॉम बॉय थी ना, वो मैं अपने अब्बा की वजह तो से। आप बताइए। टॉमबॉय होना कोई बुरी बात है नहीं, टॉम बॉय में एजन के जो मैं कर लेती थी, लड़कों को मार दिया, किसी के भी साथ ये फटा तो बहुत अच्छा काम नहीं। वो मुझे ये अच्छा काम नहीं है ये, मतलब ठीक है, इस पर हम बाद में बात करेंगे ना। कुछ अहम क्वेश्चंस आपके रह गए थे मेरे। एक मैंने बात की थी कि जब जो भी बिगनर्स जिम में जाते हैं उनके लिए एंगल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। अच्छा एक चीज़ हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि जी एज, या वो देखते नहीं है कि अभी बोन्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, हैवी वेट लगा लो तो जी अच्छी बॉडी बन जाएगी, या अगर मोटा है तो वो लाइट वेट लगा ले। इस तरह की क़यास आराइयाँ हैं, इनमें कितनी सच्चाई है कि जी अगर आप बहुत हैवी वेट लगा लेंगे तो आपकी बॉडी एकदम पंप हो जाएगी और लाइट वेट लगाएंगे तो कम हो जाएगी? ये है नहीं, जो मतलब एक्सरसाइज की वो है, जो एक जैसे कहते हैं कि गेनर्स की एक्सरसाइज थोड़ी डिफरेंट है, और जो रिड्यूसर्स है कि नॉर्मली जब गेन कर रहा होता है कोई तो उसका वेट कम होता है, उसका वेट ज़्यादा होता है, रेप्स कम होते हैं। ठीक है, ज़्यादा वेट से, थोड़ा हैवी वेट से उसको एक्सरसाइज कराई जाती है, लेकिन बिल्कुल इनिशियली बिगनर्स को नहीं कराई जाती। बिगनर्स की एक्सरसाइज को सबसे पहले हम जो कराते हैं, हमारा ये जो सुहेल का कहना है ये कि सबसे पहले एंगल ठीक होना चाहिए। बिल्कुल ट्रू। जब आप एंगल ठीक करवा लेंगे उसके बाद उसको ज़्यादा वेट, फिर वो ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाता है वेट को, वो एकदम से नहीं किया जाता। अच्छा, और ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं अमूमन मैंने देखा है कि ये लोग ले लेते हैं कि बस जी बाजार में ये सप्लीमेंट है वेट कम करने का, इसको ले लें ना, उसकी डोज पूछते हैं किसी से। तो क्या सप्लीमेंट जैसे हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, इस दर्द की ये गोली, इस दर्द की ये गोली, जी, जी। तो क्या सप्लीमेंट भी हम यूज कर सकते हैं? नहीं। या उसका एक प्रॉपर पता नहीं, होना नहीं। चाहिए किस वक्त कितना, कितनी क्वांटिटी में? हाँ, आपको जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है ना, उसी तरह से आपको अपना जो आपका फिटनेस कंसल्टेंट है या जो इस फील्ड से रिलेटेड है, जो आपको ये सही तौर पे बता सके कि ये आपको कब ये सप्लीमेंट किस वक्त लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, इससे पहले डाइट क्या लेनी है और इसके बाद क्या डाइट लेनी है। और ये हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है, ये राफिया मुझे बताएंगी। राफिया, एक तो हमारे यहाँ बहुत सारी मेडिसिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ही दे दी जाती है, जो कि क्राइम है, बट इसको अनफॉर्चुनेटली को लेता नहीं है। और जो फार्मासिस्ट होते हैं, जबकि वो खुद फार्मासिस्ट भी नहीं होते, वो सीकर होते हैं, वो पूरे डॉक्टर होते हैं कि जी यार मेरे इधर दर्द हो रहा है, ये दवा ले लें। कुछ दवाएं तो दे सकते हैं, लेकिन इसी तरह आप नहीं समझती कि अगर कोई सप्लीमेंट लेने भी जाए तो उसके लिए भी किसी या तो फिटनेस एक्सपर्ट का कोई लेटर होना चाहिए, डॉक्टर का होना चाहिए?
सबसे पहले तो सप्लीमेंट वर्ड की तरफ हम आते हैं। सप्लीमेंट का मतलब ही ये है कि अगर वो चीज़ आपकी नेचुरल डाइट से पूरी ना हो रही हो तो फिर आप उसे बाहर से सप्लीमेंट करो। तो सबसे पहले आपको उसको नेचुरल डाइट से, अगर हम ये एक्सरसाइज और इन सब चीज़ों पे भी जाते हैं तो सबसे पहले हम उसको नेचुरली कवर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, जब हमें बॉडी मास ज़्यादा चाहिए, हमें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, तो हम पे ये प्रोटीन पाउडर्स और फिर इस तरह की चीज़ों पे आते हैं। अदरवाइज अगर किसी इंसान ने सिर्फ मेंटेन करना है या लूज करना है, उसको सप्लीमेंट्स नहीं चाहिए होता। अच्छा, आपके अब हस्बैंड, दूसरा, हाँ। हाँ जी, आपके हस्बैंड भी सेलिब्रिटी ट्रेनर हैं, Yes. तो आपको तो ये रट गई होंगी चीजें। और क्या जो एक ट्रेनर की बेगम होती हैं उनकी लाइफ बड़ी मुश्किल होती है किचन में, कि ये उबाल दो, ये कर दो, मतलब तेल नाम की चीज ना हो। आपका जीरो भी- ऑयल, सोहेल जीरो ऑयल एक्चुअली मैं जीरो ऑयल। ये तो बड़ा मसला है, पानी कैसे में गुजारती हैं आप लोग इवन जिंदगी? उसकी नहीं, दाल, उनकी सब्जी, उनकी चिकन, उनकी जो चीज़ भी, गोश्त अगर बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, फिश बन रही है, इवन फिश को भी जीरो ऑयल में बना। जीरो वो ऑयल। यूं हटाते हैं उसको अपने पास से जिस दूसरी चीज़ को। नहीं नहीं, इसमें इतना अम्मी तेल अगर है। जैसे खा रही होती हैं सब्जी, बोलती हैं कि बेटा सब्जी ले लो। अच्छा, इसमें ऑयल तो नहीं है? नहीं, इसमें दिख रहा है। नहीं, मैंने कहा ये इतना कॉन्शियस क्यों हो जाते एक्चुअली हैं? मैं पता नहीं, हर इंसान की अपनी अप्रोच होती है। मैंने जब फैसल को डाइट करते देखा है तो मैंने ऐसे ही देखा है कि बॉइल्ड फिश आ रही है जी, बॉइल्ड चिकन बन रही है। लेकिन फिर नॉर्मली जो मैंने देखा है, हमेशा एक चीज़ होनी चाहिए, आप वो चीज़ करो जो आप लॉन्ग टर्म पे कर सकते हो। आप तेल कितना अर्सा रोक सकते हो, आप मसाले और चीज़ें कितने लेकिन अर्से कहते रोक हैं सकते यूज टू हो जाते हैं, फिर नहीं। उनको अच्छा ही नहीं लगता खाना। हो। देखिए, अ पर्सन जो खाने का, जिसको एक खाने का टेस्ट उसका डेवलप्ड होता है ना, वो मुश्किल से हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना तो अपने आप को रोक लेगा, उसके बाद उसको थोड़ा सा चाहिए होता है। तो अब वो फैसल की अप्रोच है कि आप सब खाओ बट आप उसको बर्न करो। बर्न करें। और ये राफिया ने ये बात इस वजह से बोली है ताकि फैसल इनसे कन्विंस हो जाए, जो कि नहीं होंगे, ये मैं समझ रहा हूँ। ये क्यों उस तरफ लेके जा रही है कि सब खाएं, बर्न करें। दिस इज फैसल्स अप्रोच, दिस इज नॉट माय अप्रोच, दिस इज व्हाट ही डज। ये तो बहरहाल किसी दिन फैसल भाई को फोन करके पूछेंगे किसकी अप्रोच है ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी ट्रांसमिशन में आई, थैंक यू सो मच। और अल्लाह ताला आपको आपकी जायज़ मकासद में पूरा करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर।